नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के अंक में हम बात करेंगे CSIR के केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान के प्लैटिनम जयंती समारोह की। बताएंगे क्या है IIT दिल्ली द्वारा विकसित ऑटोमोटिव वाहनों में डाई मिथाइल ईथर को ईंधन की तरह इस्तेमाल करने की तकनीक। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। DST दे सकता है चर्म उद्योग में नए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता। CSIR केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान के प्लैटिनम जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की पेशकश। ईंधन के तौर पर डाइमिथाइल ईथर उपयोग करने की नई तकनीक विकसित। IIT दिल्ली के नेतृत्व में इंडियन ऑयल और अशोक लीलैंड के संयुक्त अनुसंधान से निकला समाधान। सुपारी उत्पादकों की आय बढ़ा रही है सुपारी संशोधन केंद्र की श्रीवर्धनी किस्म। इस केंद्र द्वारा विकसित की गई ज्यादा उपज वाली मुलायम और मीठी सुपारी। और पिछले 75 साल में भारत को अग्रणी बनाने वाले 75 नवाचारों की यादगार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्र निर्माण के नायकों और उनके योगदान को किया जा रहा है नमन। और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों चेन्नई स्थित CSIR के केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान का प्लैटिनम जयंती समारोह आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ने लगातार देश के चमड़ा उद्योग को आधुनिक समाधान उपलब्ध कराए हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने चमड़ा उद्योग में अभिनव उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए DST से स्टार्टअप को आकर्षक वित्तीय सहायता की पेशकश की। ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। चेन्नई स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI अपनी स्थापना के बाद से भारतीय चमड़ा उद्योग के विकास में योगदान दे रहा है। चमड़ा प्रसंस्करण को ज्यादा कुशल बनाने के साथ इस क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल अनुप्रयोग विकसित करना संस्थान का उद्देश्य रहा है। हाल ही में CLRI ने प्लैटिनम जयंती समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि चमड़ा प्रसंस्करण गतिविधि के कार्बन फुटप्रिंट को शून्य स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है। CLRI इस दिशा में भी तेजी से कार्य कर रहा है। चमड़ा उद्योग में नवोन्मेषी और बाजार मांग के अनुसार उत्पाद तैयार करने की जरूरत को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस क्षेत्र में स्टार्टअप को DST की तरफ से आकर्षक वित्तीय सहायता देने की पेशकश भी की। Now the challenge would be how to innovate. So we have to continuously innovate to survive. So the problem now would be of sustainability. So for sustenance, and of course, if you come across, the challenges are both generalized and specific. Generalized challenges is the multiplicity of the industry happening, and specific are pertaining to the leather itself, the alternatives to leather. So we have to meet these challenges at both the levels. And for that, I think what is required is, for the first challenge, to have more of startups with innovation capacities. So startup innovations could help in enabling us to have sustainable leather industry lead or leadership in the country and in the world. भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस मौके पर बदलती जरूरतों और चुनौतियों को देखते हुए अगले 25 वर्ष का रोड मैप भी तय किया जा रहा है। ऐसे में हर क्षेत्र की तरह जैव अर्थव्यवस्था के तौर पर चमड़ा उद्योग में भी अगले 25 वर्ष चुनौतियों से भरे हैं, जिनको लेकर CSIR CLRI को नई परिकल्पना तैयार करनी है। चमड़ा उत्पादों में भारत का वैश्विक स्तर पर महत्व रहा है। अब नवीन तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। अब लोगों के पैरों को स्कैन करने के लिए 3D तकनीक का उपयोग कर विशिष्ट रूप से निर्मित जूते तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इस परियोजना के पहले चरण में देश के 73 जिलों को पैर स्कैनिंग के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें चिकित्सीय समाधान वाले जूतों का निर्माण भी शामिल है। Indian regimens for Indian diseases. So also, I think I'm glad that this is a new initiative undertaken. So I would end up saying that on the Platinum Jubilee, if we prepare a roadmap for the next 25 years, which would be three-pronged. A, that we look forward to have startup innovation in the industry so that we could compete. B, that we could come out with alternatives at our own, which would be leather waste. And C, the most important, which should rather be the first, is that the entire world is now, and that is going to be the second challenge with which we are going to be challenged, is looking for carbon-free atmosphere, climate change. आजादी के समय की बात करें तो भारतीय चमड़ा उद्योग से लगभग 50,000 लोग ही आजीविका कमा रहे थे। आज ये उद्योग देश भर में 45 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। चमड़ा उद्योग में हुआ विकास अकादमी, अनुसंधान और उद्योग के बीच एक अनूठी साझेदारी का नतीजा है, जिसमें CSIR केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। CLRI में पूरी संभावना और क्षमता है कि वो ज्ञान के क्षेत्र में गेम चेंजर के रूप में उभरे और भविष्य के नए भारत के लिए चमड़ा क्षेत्र को और भी महत्वपूर्ण बनाए। भारतीय शोधकर्ताओं ने डाइमिथाइल ईथर को ऑटोमोटिव वाहनों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक तकनीक विकसित की है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा फंडेड ये अनुसंधान IIT दिल्ली के नेतृत्व में इंडियन ऑयल और अशोक लीलैंड के सहयोग से किया गया है। ये तकनीकी विकास पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ ईंधन का विकल्प देने के साथ साथ पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते दामों का प्रभाव कम करने में भी मदद कर सकता है। पेश है ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। जीवाश्म ईंधन के दुष्प्रभाव के साथ साथ तेजी से सिमट रहे इस संसाधन का बाजार भाव भी जनजीवन को प्रभावित करता है। यही वजह है कि दुनिया भर में ईंधन के विकल्प तलाशने पर काम चल रहा है। हाइड्रोजन, बायोडीजल, बायोगैस जैसे कई पर्यावरण अनुकूल समाधानों पर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग IIT दिल्ली के नेतृत्व में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अशोक लीलैंड लिमिटेड के शोधकर्ताओं ने पर्यावरण अनुकूल डाइमिथाइल ईथर को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाली प्रौद्योगिकी विकसित की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त ये तकनीक डीजल चलित वाहनों को फ्लेक्स ईंधन मोड सक्षम बनाती है, यानी ट्रक जैसे वाहनों को पूरी तरह डीजल या डाइमिथाइल ईथर और डीजल मिलाकर दोनों पर चलाया जा सकता है। हमने डाइमिथाइल ईथर ईंधन द्वारा संचालित इंजन की परफॉर्मेंस और डाइमिथाइल ईथर की गुणवत्ता और डीजल इंजन के दूसरे पहलुओं पर शोध कार्य किया है। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो डाइमिथाइल ईथर ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यह हवा के साथ आसानी से मिलकर बेहतर दहन प्रक्रिया करता है। शोधकर्ताओं ने पायलट आधार पर अशोक लीलैंड के डीजल आधारित ऑटोमोटिव वाहन को फ्लेक्स ईंधन वाहन में बदल दिया। डाइमिथाइल ईथर कंप्रेशन इग्निशन वाहनों के वैकल्पिक ईंधनों में से एक है, जिसे गैसीकरण या फिशर ट्रॉप सिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा बायोमास, कोयला, औद्योगिक अपशिष्ट, शहरी ठोस कचरे, ब्लैक लिकर से तैयार किया जा सकता है। इसे मेथनॉल से भी तैयार किया जा सकता है और LPG की तरह तरल रूप में रखा जा सकता है और ये वातावरण तापमान पर आसानी से गैस में बदल जाता है। DME पारंपरिक डीजल की तुलना में अधिक C10 संख्या, कम धुआं और PM उत्सर्जन, स्मूथ इंजन संचालन, कम शोर, इंजन के प्रदर्शन में सुधार, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि वाला ईंधन है। इससे कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चलते ये पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार होगा। जहां तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का संबंध है, लिटरेचर के अनुसार ये ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। डाइमिथाइल ईथर के इस्तेमाल से इनका उत्सर्जन भी बहुत कम है। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम है। इसीलिए डाइमिथाइल ईथर ऑटोमोटिव डीजल इंजन का एक टिकाऊ ईंधन है।
वाहनों को डीजल से डीएमई ईंधन पर लाने के लिए पहले चरण में वाहनों को फ्लेक्स ईंधन मोड यानी डीजल और डीएमई संचालित वाहन और दूसरे चरण में पूर्णतः डीएमई यानी वैकल्पिक ईंधन वाले वाहन के रूप में बदला जाता है। हाल ही में पायलट स्तर पर इस तकनीक का परीक्षण किया गया, जो जल्द ही वाहनों में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है। डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ के सुपारी संशोधन केंद्र लगातार सुपारी की गुणवत्ता और उपज बढ़ाने पर काम करता आ रहा है। इसी कड़ी में संस्थान ने श्रीवर्धनी नाम से सुपारी की नई किस्म विकसित की थी। ये किस्म क्षेत्र के सुपारी किसानों को काफी लाभ पहुंचा रही है। श्रीवर्धनी ज्यादा उपज वाली सबसे मीठी सुपारी की किस्म है, जिसके चलते इसकी बाजार मांग बढ़ रही है और भाव भी अच्छा मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। अरिकेनट, बीटल या सुपारी एक ऐसा फल है जिसका आमतौर पर पान मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि सुपारी के औषधीय गुण भी हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेद में किया जाता रहा है। इसके अलावा हिंदू मान्यताओं में सुपारी का काफी महत्व रहा है। भारत सुपारी उत्पादन का प्रमुख देश है, जहां के तटों के नजदीकी क्षेत्रों में सुपारी की खेती की जाती है। बाजार में अच्छी खपत और मांग के चलते किसानों को मुनाफा भी होता है। सुपारी उत्पादन का क्षेत्र रहे महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में अब एक ज्यादा गुणवत्तापूर्ण सुपारी की खेती किसानों को लाभ पहुंचा रही है। डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ दपोली के श्रीवर्धन स्थित सुपारी संशोधन केंद्र द्वारा श्रीवर्धनी नाम से सुपारी की नई किस्म विकसित की गई है। ये सुपारी अन्य किस्मों की तुलना में ज्यादा उपजाऊ, खाने में नरम और सबसे ज्यादा मिठास वाली है। सुपारी संशोधन केंद्र द्वारा अनुसंधान के तहत विकसित श्रीवर्धनी की बाजार में अच्छी कीमत मिल रही है और मांग भी बढ़ती जा रही है। This research station, so far the 8 अभी तक इस केंद्र से सुपारी पर 8 तकनीक जारी की गई हैं और सुपारी की एक वैरायटी श्रीवर्धनी रिलीज की गई है। released from this research station. This variety यह वैरायटी उपभोक्ताओं और उत्पादकों में बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि इसकी गुठली काफी बड़ी है। qualities like big size kernel, that is boldness, soft texture. इसकी नरम बनावट, इसका अंदर से संगमरमरी सफेद रंग और इसकी मिठास उपभोक्ताओं को ज्यादा पसंद है। This variety is more preferred by the consumer as it contains 2 to 3% sugar. इस अनुसंधान के लिए सुपारी संशोधन केंद्र के शोधकर्ताओं ने रायगढ़ और आसपास के 4 जिलों में सुपारी की लगभग 16 स्थानीय प्रजातियों को जमा कर अध्ययन किया। इनमें से एक किस्म श्रीवर्धन में ज्यादा उपज और मिठास के गुण पाए गए। शोधकर्ताओं ने सिलेक्शन मेथड ऑफ ब्रीडिंग द्वारा श्रीवर्धन से नई किस्म श्रीवर्धनी तैयार की। मध्यम प्रकार की ये किस्म प्लांटेशन के 5 साल में फल देना शुरू कर देती है। नई किस्म के एक पौधे में साल में फलों के 4 गुच्छे लगते हैं, जिनसे प्रतिवर्ष लगभग 4 किलो तक सूखी सुपारी प्राप्त होती है। आकार में बिल्कुल गोल इन फलों में 2.45 से 3.59% तक मिठास होती है, जो अन्य किस्मों की तुलना में सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि उत्पादकों को इस सुपारी का भाव 400 रुपए प्रति किलो तक मिलता है। Average 4 bunches per plant per year, and there are about 224 nuts. औसतन एक साल में एक पेड़ पर 4 से 5 गुच्छे लगते हैं और एक स्पेडिक्स में 224 फल होते हैं। And the arecolin percentage of इस वैरायटी में एरिकोलिन 0.14% और पॉलीफिनॉल 5.89% होता है। variety is इसमें कम एरिकोलिन और पॉलीफिनॉल तथा ज्यादा शुगर मात्रा की वजह से इसका स्वाद मीठा है high content of sugar. और इसके सेवन के बाद कड़ापन भी कम है। कम कड़ापन और ज्यादा मिठास की वजह से इस वैरायटी को बाजार में ज्यादा भाव मिलता है और उपभोक्ता भी इसे ज्यादा पसंद करते हैं। Sweetness and lesser astringency, it fetches more prices in the market. फलों से प्राप्त गुच्छों से पहले लगभग 11 किलो तक ताजा फल प्राप्त होते हैं, जो सुखाने के बाद 4 किलो तक रह जाते हैं।
व्यापारी इन सूखे फलों को छीलकर तैयार सुपारी निकालते हैं, जो वजन में घटकर लगभग आधी रह जाती है। इन्हें अलग अलग गुणवत्ता और आकार के अनुसार बांटकर बाजार दाम तय किए जाते हैं। पान के अलावा तेजी से पनपे पान मसाला उद्योग ने सुपारी की मांग को बढ़ा दिया है। यह नई ज्यादा उपजाऊ किस्म न सिर्फ इस मांग को पूरा करेगी, बल्कि इससे सुपारी किसानों की आय में वृद्धि होगी। भारत आज एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रहा है और इन उपलब्धियों का श्रेय जाता है राष्ट्र निर्माण के उन नायकों को जिन्होंने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की नींव डाली, देश को हर क्षेत्र में आविष्कार, नवाचार और नीतियां प्रदान की। ज्ञान विज्ञान में हम 2022 से 1947 तक के पिछले 75 साल के ऐसे ही माइलस्टोन्स को याद कर रहे हैं। आइए देखते हैं। दो 2019 में भारत स्वदेशी जीपीएस प्रणाली रखने वाले देशों की श्रेणी में आ गया। इसरो द्वारा विकसित भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली आधारित नाविक नेविगेशन को भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से तैयार किया गया है। भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता का प्रदर्शन मिशन शक्ति के जरिए दिखा। भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर अंतरिक्ष क्षेत्र में विश्व की चौथी महाशक्ति के रूप में उभरा है। भारत अब पृथ्वी से अंतरिक्ष में मार करने वाली मिसाइल शक्ति रखता है। भारत मिसाइलों के प्रक्षेपण के लिए हाइपरसोनिक वाहन प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ गया है। डीआरडीओ ने स्वदेशी हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक यान का सफल परीक्षण कर इस मार्ग को प्रशस्त कर दिया। भारत ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश है। ये प्रौद्योगिकी आवाज की गति से 6 गुना तेज रफ्तार से लक्ष्य को निशाना बना सकती है। 15 फरवरी 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने नया इतिहास रच दिया। इसरो ने पहली बार अपने एकल मिशन में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। ये लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर से PSLV C-37 द्वारा किया गया था। इस अभियान में भेजे गए उपग्रहों में से 3 भारत के, बाकी 101 उपग्रह इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के थे। इस मिशन ने स्पेस लॉन्चिंग क्षेत्र में इसरो की विशेषज्ञता को एक बार फिर साबित कर दिया। स्कूल स्तर से ही नवाचारकों की पौध तैयार करने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई। यह अपनी तरह का पहला प्रयोग कहा जा सकता है। मिशन का उद्देश्य देश भर के स्कूलों में आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को तलाश करना है। इस मिशन के तहत स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जा रही हैं। डिजिटल इंडिया मिशन को बल देने के लिए लेन देन की व्यवस्था में एक नई क्रांति आई। साल 2016 में भारत सरकार ने इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI की शुरुआत की। इस नवाचार ने डिजिटल लेन देन की रफ्तार को बढ़ा दिया है। ये व्यवस्था व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक आसानी पैदा कर रही है। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी अटल इनोवेशन मिशन के तहत 2016 में पहली अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की गई। नीति आयोग की पहल पर स्कूली बच्चों के लिए इस योजना के अंतर्गत स्कूलों में प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है, ताकि बच्चे स्कूल स्तर पर ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित को प्रयोगात्मक रूप से समझ सकें और उनकी रचनात्मकता का विकास हो। ये नवाचार देश में तेजी से स्थापित और विकसित हो रहे इनोवेशन इकोसिस्टम को उजागर करते हैं। अगले अंक में हम आपको कुछ और पथ प्रदर्शक नवाचारों से अवगत कराएंगे। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में सभी विज्ञान मंत्रालयों और विभागों की चौथी संयुक्त बैठक को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि इसरो को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के बाद से पिछले लगभग 2 साल में 55 से ज्यादा स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं। इसके अलावा आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर इस साल 75 छात्रों के उपग्रहों का प्रक्षेपण करने की योजना है। उन्होंने कहा कि 38 लाइन मंत्रालयों से 204 विषम समस्याएं CSIR द्वारा समन्वित सभी 6 SNT विभागों को वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए प्राप्त हुई हैं। इन समाधानों को लागू करना प्राथमिकता पर है। कृषि, खाद्य, शिक्षा, कौशल, रेलवे, सड़क, जल शक्ति, बिजली और कोयले जैसे क्षेत्रों के लिए पिछले साल सितंबर में की गई शुरुआत के बाद से विभिन्न वैज्ञानिक अनुप्रयोगों पर काम किया जा रहा है। इसी तरह CSIR ने उत्तर पूर्वी परिषद की मदद से पूर्वोत्तर राज्यों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली 50 समस्याओं की पहचान की है। योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने सभी 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में STI मैपिंग संबंधी अभ्यास पूरा कर लिया है। CSIR NAL द्वारा विकसित 2 सीट डिजाइन वाले उड़ान प्रशिक्षक वाहन हंसा NG ने 17 मई को DRDO की वैमानिकी परीक्षण रेंज सुविधा चल्लकेरे में इन फ्लाइट इंजन रीलाइट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय वायुसेना के परीक्षण पायलट विंग कमांडर KV प्रकाश और विंग कमांडर NDS रेड्डी द्वारा हंसा NG का 60 से 70 समुद्री मील की गति के साथ 7000 से 8000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान परीक्षण किया गया। विंड मिलिंग प्रोपेलर और स्टार्टर असिस्टेड स्टार्ट के साथ विमान की इन फ्लाइट इंजन रीलाइट क्षमता का प्रदर्शन किया गया। इन परीक्षण उड़ानों के दौरान विमान संचालन लक्षण और उड़ान मानक सामान्य पाए गए। DGCA द्वारा विमान के प्रमाणन की दिशा में इन फ्लाइट इंजन रीलाइट परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण और अहम है। हंसा NG नई पीढ़ी का स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षण वाहन है। CSIR NAL द्वारा विकसित ये विमान देश को बेहतर पायलट ट्रेनिंग के क्षेत्र में और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएगा। अब नैनो रोबोट दांतों के बेहतर उपचार में सहायक होंगे। भारतीय विज्ञान संस्थान और इसके द्वारा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप थेरानॉटिल्स के शोधकर्ताओं ने चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर नैनो आकार के रोबोट विकसित किए हैं, जो दंत नलिकाओं के अंदर बैक्टीरिया को मारने में मदद कर सकते हैं और रूट कैनाल उपचार की सफलता की दर को बढ़ा सकते हैं। दांतों के संक्रमण के इलाज के लिए रूट कैनाल प्रक्रिया नियमित उपचार का एक अहम हिस्सा है। इस प्रक्रिया में दांत के भीतर संक्रमित नरम ऊतकों यानी पल्प को हटाना और संक्रमण का कारण बनने वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक या रसायनों के द्वारा दांतों को साफ किया जाता है। लेकिन कई बार ये उपचार बैक्टीरिया को पूरी तरह नहीं हटा पाता। इनमें ऐसे एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया शामिल हैं जो दांतों की माइक्रोस्कोपिक कैनाल के भीतर छिपे रहते हैं। शोधकर्ताओं द्वारा आयरन के साथ लेपित सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बने हेलिकल नैनोबॉट दंत नलिकाओं में जाकर इन बैक्टीरिया को भी खत्म कर वापस आ सकते हैं। भारतीय स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने अपने अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान विक्रम-1 के रॉकेट स्टेज का परीक्षण पूरा करने का दावा किया है। स्काईरूट एरोस्पेस निजी तौर पर स्पेस लॉन्च व्हीकल निर्मित करने वाली भारत की पहली राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कंपनी है। इस रॉकेट को पूर्व राष्ट्रपति और रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम 100 नाम दिया गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक विक्रम-1 का तीसरा चरण 10 टन पीक वैक्यूम थ्रस्ट पैदा करता है और इसका बर्न टाइम 108 सेकेंड है। इस रॉकेट चरण को उच्च शक्ति वाले कार्बन फाइबर संरचना, ठोस ईंधन, नवीन थर्मल सुरक्षा प्रणाली और कार्बन एब्लेटिव नोजल के साथ बनाया गया है। कंपनी के मुताबिक ये परीक्षण कक्षीय वाहन विक्रम-1 के विकास में मदद करेगा और साथ ही दूसरे रॉकेट चरणों की तैयारी का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपको बता दें, स्काईरूट इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित निजी कंपनी है, जिसमें 150 सदस्यों की दक्ष टीम इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर स्पेस लॉन्च व्हीकल विकसित कर रही है।
आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50 सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।